बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 15 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो हम लोग चलते हैं अपने लेसन की तरफ और फिर मैं आप लोगों को इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आखिर में आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट बिल्कुल वैसी ही एक कर्व होती है जैसे हम लोगों ने एक इनडिफरेंस कर्व हम लोगों ने पढ़ी थी। आइसोकॉन्ट कर्व आप लोगों को बताती है कि किस तरह से आप लोग कैपिटल का और लेबर का कॉम्बिनेशन बढ़ा के कोई भी आप लोग प्रोडक्शन को कम या ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप लोग बना सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। लेकिन उसमें ये होता है कि आइसोकॉन्ट कर्व आप लोगों को ये कहती है कि अगर आप लोग कैपिटल बढ़ाते हैं ना तो आप लोगों को लेबर कम करनी पड़ेगी। अगर आप लोग लेबर आप लोगों ने बढ़ाना होता है तो उसके लिए आप लोगों को कैपिटल कम करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों ने जब एक जैसा अगर आप लोग चाहते हैं ना कि जैसा आप लोगों का पहले आउटपुट है बिल्कुल वैसा ही आउटपुट रहे, लेकिन आप लोगों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों के चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेबर की अगर कमी आ रही है तो आप लोग फिर क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए अपना लेवल ऑफ आउटपुट सेम रखने के लिए आप लोग कैपिटल बढ़ा देंगे। कैपिटल की अगर कमी आप लोग लेबर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आइसोकॉन्ट मैप जो होता है बिल्कुल इनडिफरेंस मैप की तरह ही होता है। और आइसोकॉन्ट मैप में बहुत सारी आइसोकॉन्ट्स, यानी कि यहाँ पे तो एक आइसोकॉन्ट है ना, जब हम लोग मुख्तलिफ यहाँ पे कर्व्स ड्रॉ करेंगे ना वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी मिलती नहीं है, पैरेलल ही वो एक दूसरे से चलती रहेंगी इधर भी और ऊपर भी। तो वो जो है मुख्तलिफ जब आप लोग आइसोकॉन्ट्स आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोकॉन्ट मैप। ये जो लाइन होती है इसको आप लोग आइसोकॉन्ट कर्व कहते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों का आउटपुट बढ़ता जाएगा तो आपकी जो आइसोकॉन्ट है ना ये इस तरफ मूव करती जाएगी, यहाँ पे हायर होती जाएगी, हाई होती चली जाएगी। इससे इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों का आउटपुट बढ़ रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जो स्लोप होती है हमारी आइसोकॉन्ट की उसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्यों ऐसे कहते हैं? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, आप लोगों को पहले भी बताया है। तो एडिशनल जो आप लोगों का रेट होता है सब्सटीट्यूट्स का, यानी कि जब आप लोगों ने मार्जिनल रखना है कोई किसी एक चीज की, अगर आप लोगों ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई एक चीज अगर आप लोगों ने बढ़ानी है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स की बात हो रही है। सब्सटीट्यूट्स की बात जब भी करते हैं वहां पे होता है कि आप लोगों को दूसरी चीज की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि वो दो चीजें आपस में कंपटीशन में होती है ना। आप लोग पहले भी सब्सटीट्यूशंस को हम लोग कई दफा हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आप लोग लेबर बढ़ाना है आपने तो आप लोगों को कैपिटल कम करना पड़ेगा। ये होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है कंज्यूमर एनालिसिस में जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आप लोगों की वो अमाउंट होती है एक फैक्टर की जो आप लोगों ने कम करनी होती है अगर आप लोग दूसरा फैक्टर बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो यही कहता है कि आप लोग अगर एक चीज को कम करते जा रहे होते हैं दूसरी चीज को बढ़ाने के लिए तो आप लोग सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक बढ़ाएंगे। एक वो लेवल आता है कि उसके बाद आप उस एक चीज को मजीद जो है ना वो कम नहीं कर सकते दूसरी चीज को बढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने जो है ना कैपिटल बढ़ाना है, हम लोगों ने लेबर कम करनी है। आप लोग लेबर कम करते चले जाएंगे, आप लोग कैपिटल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, कैपिटल फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि मशीनरी को हम लोग कैपिटल कह रहे हैं। ठीक है, तो लेबर काम करते जाएंगे तो एक सर्टेन हद तक ही आप लोग काम करेंगे ना। अगर बहुत ज्यादा आप लोग काम कर देंगे तो लेबर रहेगी नहीं, तो फिर मशीनें कौन चलाएगा? तो ये होती है आप लोगों का डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं कि आप लोग जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करते हैं ना के एल स्पेस में, आप लोग अमाउंट ऑफ लेबर अगर बढ़ा रहे हैं कैपिटल को अगर आप लोग कम कर रहे हैं तो सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक ही आप लोग करेंगे। आप लोगों के जो मार्जिनल जो है ना वो प्रोडक्शन होती है लेबर की वो फिर फॉल हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने लेबर बहुत ज्यादा आप लोगों ने बढ़ा दी, आप लोगों ने कैपिटल जो है वो कम कर दिया, तो पहले जितने लेबर थे फॉर एग्जांपल 10 लेबर्स थे, 10 मशीन को वो यूज कर रहे थे, तो अब जो है फॉर एग्जांपल 20 लेबर है, 5 मशीन है, तो आप लोगों की प्रोडक्शन तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि मशीनें कम पड़ गई हैं, आप लोगों ने लेबर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये आप लोगों को होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन को हम लोग ऐसे भी हम लोग जो डिफाइन करते हैं, उसका फार्मूला होता है कि आप लोग कैपिटल को चेंज कर रहे होते हैं लेबर में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैपिटल को अगर आप लोग कम करें लेबर बढ़ाने के लिए, या कैपिटल ज्यादा करें लेबर जो है वो कम कर रहे हैं, तो ये इक्वल होता है हमारा MPPL डिवाइडेड बाय MPPK। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि मार्जिनल जो है ना आप लोगों की फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हम लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें
तो ये यहाँ पे एम पी पी के डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये डेल्टा एल इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग दोबारा से अगर रीअरेंज करें तो डेल्टा के नीचे आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास एम पी पी एल डिवाइडेड बाई एम पी पी के। ठीक है, ऐसा ही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमने कहा है कि डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा एल है। ठीक है, और उधर से हम लोग कह रहे हैं कि डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा एल जो है वो इक्वल है एम पी पी एल डिवाइडेड बाय एम पी पी के। तो अब यहाँ पे देखें, फिर इसका मतलब तो यही हो रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की। तो ये आप लोगों का जो है ना वो फार्मूला होता है। ये आप लोगों ने जस्ट ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, ये वाला भी आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों के जो है ना वो वैल्यूज दी हुई थे, आप लोग उधर से आसानी से जो है ना उसको आप लोग कर लेते हैं। आइसोकॉन्ट जो होती है, जो कर्व होती है, इसको हम लोग इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के रिटर्न ऑफ स्केल कितना आ रहा है, रिटर्न ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है। अगर तो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो आइसोकॉन्ट्स होंगी ना उनकी स्पेस आपस में इक्वल ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के पहले जो है ना आप लोगों की आइसोकॉन्ट थी कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थी। अब पहले ये जो है ना ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस पे ही आएगी जब आप लोगों की कांस्टेंट, क्योंकि पहले फॉर एग्जांपल के प्रोडक्शन आप लोगों ने बढ़ी है तो हम लोग कहते हैं उतनी ही प्रोडक्शन बढ़ती है जितनी आप लोगों की जो होती है ना अगर आप लोगों ने जितना इनपुट बढ़ाया तो उतनी ही आप लोगों की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। ठीक है, तो जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहे, तो आप लोगों के आइसोकॉन्ट में पहले जितना डिफरेंस था उतना ही आगे भी डिफरेंस रहेगा, सारी इक्वली स्पेस होंगी। अगर आप लोगों का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो आप लोगों की आइसोकॉन्ट्स जो है, ये जो कर्व्स हैं, वे एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, करीब होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो उस वजह से आप लोगों की आइसोकॉन्ट्स क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर मूव आउट करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स जो होते हैं ना, यानी कि आप लोगों ने जो फैक्टर पहले यूज किया, फॉर एग्जांपल अगर फैक्टर आप लोगों ने इंक्रीज किया तो उसकी वजह से आप लोगों की जो है ना प्रोडक्शन अगर कम हो रही है, ये तभी होता है जब आप लोग कोई एक इनपुट आप लोग कांस्टेंट रख लेते हैं, एक इनपुट आप लोग इंक्रीज करते हैं। तो इसमें अगर तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ठीक है, तो यानी कि आप लोग जब भी जो है ना अपने फैक्टर्स बढ़ाते हैं तो उतना ही आप लोगों का प्रोडक्ट बढ़ता है। तो उससे क्या होगा, उस ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप लोग हमेशा जब लेबर को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से फिर आप लोगों की आउटपुट भी सेम वैसा ही बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना। तो जितने आप लोग फैक्टर्स बढ़ाते हैं उतना ही बिल्कुल सेम इक्वल इंक्रीमेंट्स होंगे आप लोगों के आउटपुट में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं आप लोगों की आइसो कॉस्ट, या जिसको आप लोग बजट लाइन भी कहते हैं। आइसो कॉस्ट बिल्कुल वैसी होती है जैसे बजट लाइन होती है, जो हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो तब हम लोगों ने बनाया था। आइसो कॉस्ट एक ऐसी लाइन होती है जिसमें आप लोग कहते हैं, जिसपे आप लोग जो है ना वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी फर्म की प्रोडक्शन के लिए हम लोग कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएं फैक्टर्स के, कि जिसको हम लोग अफोर्ड कर सकें। यानी कि कैपिटल कितना यूज़ करेंगे, कितना लेबर यूज़ करना है, ये सब कुछ आप लोग आइसो कॉस्ट कर्व से ही आप लोग वो देखते हैं। वो आप लोगों का आइसो कॉस्ट कर्व होता है कि आप लोग जो है ना ये लेबर का और कैपिटल का कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि आप लोगों की फर्म उसको जो है ना वो उसको अफोर्ड कर सके। अगर तो आप लोगों की जो दोनों जो इनपुट्स हैं उनकी प्राइस अगर आप लोगों की इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो आइसो कॉस्ट होती है लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन जो होती है वो इनवर्ड शिफ्ट करती है, अंदर की तरफ मूव करती है। क्यों अंदर की तरफ मूव करती है? क्योंकि आप लोगों की जो प्रोडक्शन होती है ना आप लोगों की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की जो इनपुट्स की प्राइस है वो इंक्रीज है। उनकी इनपुट की प्राइस ज्यादा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको, आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग प्रोडक्शन कम कर देंगे। अगर आप लोगों की किसी एक इनपुट का अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो उससे भी क्या होगा कि आप लोगों की जो आइसो कॉस्ट है बाहर की तरफ मूव करेगी। जो आप लोगों की आइसो कॉस्ट स्लोप होती है ना वो क्या होती है, आप लोगों की पी एल डिवाइडेड बाय पी का, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, उससे ही ये आप लोगों की, क्योंकि हम लोग कॉस्ट की बात करें तो आप लोगों ने प्राइस देखनी है कि लेबर की और कैपिटल की कितनी प्राइस है, तो उन दोनों के दरमियान आप लोग रेशो देखेंगे, पी एल और पी के का आप लोग रेशो दे के आप लोग देखेंगे कि कौन सी हमारे लिए ठीक रहेगी। ये जो आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट जो कर्व है इसका जो है ना कॉम्बिनेशन भी बनाया जाता है। क्यों कॉम्बिनेशन बनाया जाता है?
क्योंकि फार्म्स जो होती हैं उनको ये पता लगाना होता है कि सबसे बेहतरीन जो है ना, सबसे सस्ता जो है ना वो तरीका हमें कौन सा पड़ता है जब हम लोगों ने इतना आउटपुट अटेन करना है, तो या सबसे हाईएस्ट लेवल हमारे आउटपुट का क्या होगा इतने बजट के अंदर ही अगर हम लोगों ने चीजों को प्रोड्यूस करना है तो। ठीक है, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन वो होते हैं, हम लोगों ने पहले भी बहुत दफा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमल का मतलब होता है कि फैक्टर्स को ऐसे कंबाइन करना कि आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स जो है ना वो अटेन हो जाए। तो ये वो पॉइंट होता है जब आप लोगों की आइसो कॉस्ट और आप लोगों की जो आइसो कॉन्ट होती है वो एक दूसरे की टेंजेंट होती है, जहां पे एक दूसरे के साथ मिल रही होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। आगे हम लोग चलते हैं तो संक कॉस्ट की बात करते हैं। संक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जो आप लोग जो है ना इनको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाना है, आप लोग टिकट खरीदेंगे, अब उस टिकट को आप लोग चाहे भले यूज करें या ना करें, आप लोगों को उस टिकट के पैसे वापस नहीं मिले। दैट इज अ संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट को जो है ना कंट्रास्ट किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि संक कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट जो है वो होती हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि वो होती हैं जो आप लोगों की काम करने से जो है ना वो चेंज भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक जो है ना वो एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है ना वहाँ पे अब आप लोगों को टमाटर की, फॉर एग्जांपल टमाटर लेने के लिए गए तो 50 रुपए किलो अगर टमाटर हैं तो आप लोग दुकानदार के साथ ना आप लोग वो थोड़ी बहस करके आप लोग उसकी प्राइस को जो है वो ऊपर नीचे करवा लेंगे। ठीक है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन संक कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। संक कॉस्ट बिल्कुल फिक्स एक कॉस्ट होती है और वो आप लोग उसे वापस भी नहीं ले सकते। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर आप लोगों की चीज खराब है आप लोग उसको वापस भी ले सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसमें इकोनॉमिक्स, ये बस यहाँ पे इतनी सी बात बताई उन्होंने कि इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो आप लोगों की जो है ना संक कॉस्ट को देख के आप लोग डिसीजंस, मतलब संक कॉस्ट एक जो है ना, मतलब आप लोग जब भी कोई भी आप लोग डिसीजन लेते हैं ना, आप लोगों ने उसमें संक कॉस्ट को आप लोग नहीं देखते कि फलां फलां जगह मेरी संक कॉस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हमेशा वही होती है ज्यादातर की जहां पे आप लोगों ने एंजॉयमेंट जो है वो करनी होती है। तो जो रैशनली जो बंदा सोच रहा होता है ना वो संक कॉस्ट के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए पैसे उड़ाना वो रैशनल बिहेवियर नहीं समझा जाता। तो इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि रैशनल एक्टर जो होते हैं वो कभी भी संक कॉस्ट उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो रैशनल डिसीजंस तो करते हैं, लेकिन वो अपने इंसेंटिव्स के मुताबिक करते हैं कि हमारी अपनी जेब में पैसे कितने हैं, वो उस मुताबिक हर कोई जो है वो रैशनल डिसीजन बनाता है। या चीजों की कितनी चीजें हम लोग खरीदेंगे तो वो कितनी एफिशिएंट होगी, कितनी प्रॉफिट मुझे उनसे मिलेगा, इस बेस पे वो डिसीजन करते हैं हमेशा। और ये भी जो है ना ये भी समझा जाता है कि ये एक इंसेंटिव प्रॉब्लम होता है कि आप लोग किसी चीज का इंसेंटिव देख के ही आप लोग डिसीजन करते हैं। तो संक कॉस्ट जो होता है ना उसमें आप लोग अपना इंसेंटिव देख के आप लोग डिसीजन नहीं करते। ठीक है, इंसेंटिव अगर आप लोग देखने पे आ जाए, रैशनल बिहेवियर अगर आप लोग सोचने पे आ जाए, तो आप लोग संक कॉस्ट तो अपनी जिंदगी में कभी पे करें ही ना, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि वो फिर आप लोगों को वापस नहीं मिलनी होती। तो संक कॉस्ट जस्ट आप लोगों को जो है ना वो इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये वो होती हैं जो आप लोग की दोबारा से रिकवर नहीं हो सकती। ओके, ये आज का हमारा जो है वो चैप्टर था। इसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है ना ये कंसेप्ट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये वाली आप लोगों की एमसीक्यूज में यहाँ से बहुत ज्यादा आती हैं। और इसके अलावा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए, वैसे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन आइसोकॉन्ट की ये जो डेफिनेशन है ये आप लोगों के पेपर में आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ आप लोग जो है ना वो ग्राफ भी आप लोगों वहां पे अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करना भी आप लोगों ने सीखने हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं आपको MS वर्ड के अंदर ग्राफ भी ड्रॉ करना सिखाऊंगी। वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो हम लोग बनाएंगे एक वीडियो में, आप लोग वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, या मैं कोशिश करूंगी कि लेक्चर नंबर 18 के, हाँ लेक्चर नंबर 18 जो होगा ना हमारा इको 401 का, और लेक्चर नंबर 18 के एंड पे मैं उस का कार्ड लगा दूंगी उस वीडियो का। आप लोग वहां से जो है ना वो देख लीजिएगा कि MS वर्ड में ग्राफ्स जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो आप लोगों के पेपर में आते हैं। कभी कभार वो सीधे सीधे कहते थे कि आप लोग हमें ग्राफ जो है ना वो आप लोग ड्रॉ करके बताएं। तो यहाँ से आप लोग ने समझे हुए होते हैं ग्राफ्स, आप लोगों को पता होता है कि किस चीज का कैसा जो है वो ग्राफ होता है, तो वहां से आप लोगों को फिर मुश्किल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों की ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।